हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप दैट यू ऑल आर स्टडिंग गुड। आई एम सीए खुशबू संघवी, योर मेंटर फॉर पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। गाइस, इंटरमीडिएट लेवल पे ऑडिटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए ये सीरीज हमने शुरू की है। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, लेट मी टेल यू ऑल दैट यस, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को एवरी संडे यू हैव the combat sessions which are running on. And also, my dear friends, there is a chance for you all to win the scholarship for CA intermediate and foundation students. So you just have to do one thing: you appear for the test series, you clear the test series, and you get the enrollment over an academy. एंड हाँ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सी ए इंटरमीडिएट एज वेल एज सी ए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए अन अकेडमी पे आइकॉनिक बैचेस लॉन्च करके रखे हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स, रिकॉर्डेड कंटेंट फॉर फाइनल स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें आइकॉनिक प्रोग्राम्स में अवेलेबल है। And there is also mega revision sessions, free test series sessions for Unacademy Group 2, and audit का पेपर है on 22nd of May. ठीक है, so this is going to be really helpful for you all. So these are the combat sessions which are running on every Sunday at 12 noon. So do take the benefits of these programs, these flagship programs. And yes, in order to get maximum possible discount, you just need to apply the code KSanghvi live. Chalo, without any further delay, let's get started with the topic. कारो 2020. सो गोइंग बैक, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं गाइज. लेट मी स्पीक अबाउट कारो. तो चल शुरू करें कारो. लेट्स बिगिन. यस गाइज, बैक इन सेक्शन नंबर 143.11 हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, आपने पढ़ा ही होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन सम ड्यूटी टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एंड ये जो ड्यूटी है दैट इज विथ रिगार्ड्स टू एडिशनल मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करना. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या कहा कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर्स, आपने खूब सारा रिपोर्टिंग किया अंडर सेक्शन 143(1), 143(3), 143(2) के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू, 143(12). नाउ अंडर सेक्शन 143(11) सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है आई विल गिव यू सम एडिशनल मैटर्स, एंड ये एडिशनल मैटर्स पे आपको रिपोर्टिंग करना होगा. सो व्हेन आई टॉक अबाउट कारो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया है, एंड दैट इज कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर. वे लॉन्ग बैक ये कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर एवरी नाउ एंड देन गोज फॉर चेंज एंड अमेंडमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे जैसे कोई एडिशनल मैटर लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस हैपनिंग इन द मार्केट, वो नए नए मैटर्स पे रिपोर्टिंग चाहता है फ्रॉम द ऑडिटर्स. सुब्रत रॉय केस हुआ तो उन्होंने टाइटल डीड ऐड करवा दिया फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स. कई सारे ऐसे अलग अलग केस, जैसे कि विसल ब्लोअर मैकेनिज्म ऐड हुआ, रिलेटेड पार्टी का मैकेनिज्म, मैनेजरल रेम्यूनरेशन का जो अमेंडमेंट है, तो उसके वजह से हर बार कारों के जो मैटर्स होते हैं ना बच्चों, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. एडिशन होता है, डिलीशन होता है, मिक्स होता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. The recent CARO which is applicable to you is CARO order which was issued under the year 2020. Ma'am, is this thing applicable for our examination? Yes. So CARO 2020 is applicable for May 22 examination onwards. May 22 onwards जिनके भी अटेम्प्ट है उनको ये वाला कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल रहेगी. मैम, इस कारो में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ये जो कारो है इसमें क्या चीजें पढ़नी है? गाइस, दो चीजें पढ़नी है. पहला, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो रिपोर्टिंग, और दूसरा हमको पढ़ना है कि रिपोर्टिंग किन मैटर्स पे करना है. सो एप्लीकेबिलिटी में दे हैव गिवन यू द क्लास ऑफ कंपनीज. फ्रैंकली स्पीकिंग, डेफिनेशन पर्सपेक्टिव, यहाँ पे उन्होंने कुछ चुनिंदा कंपनीज पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कहा कि कंपनी ऐसी रही, बैंक हुई, इंश्योरेंस हुई, तो आपको कारो रिपोर्टिंग नहीं करना है. इसके अलावा जो भी कंपनीज है आपको कारो रिपोर्टिंग करना है. मैम, मतलब कि if you are the auditor of any company, if you are the auditor of any company, you will have to make the additional reporting under the matters as stated under CARO 2020. कुल मिलाकर के 21 clauses है guys. ठीक है? So CARO reporting is applicable
to all the companies, including foreign companies. मैम foreign companies मतलब those incorporated in India, those incorporated outside India, having place of business in India. हाँ, so all the companies including foreign company but excluding BIPSO. What is BIPSO? Banking company, insurance company, some private company which are small company, OPC. तो ये सारे एंड अदर सेक्शन 8 कंपनीज, ये सारे कंपनीज को हम लोग कहते हैं अगर आप इनके ऑडिटर्स हो तो आपको कारों में रिपोर्टिंग नहीं करना है. मैम इनके किन के? बैंकिंग कंपनी, मेरे साथ साथ फिर से, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट कम है. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 1, 1, 10, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोविंग्स, टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू. अगर टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 10 करोड़ है, अगर बोरोविंग्स लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है एंड पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है, ऐसी कंपनीज का आपको ऑडिट करते समय एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग नहीं करना है. मैं आपको थोड़े से परमिटेशन और कॉम्बिनेशन आगे भी सिखाऊंगी. नेक्स्ट, S स्टैंड्स फॉर सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी. मैम इनको कारो एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा. O स्टैंड्स फॉर OPC. गेटिंग इट? सो एप्लीकेबिलिटी, अगर आप ऑडिटर हो ऑफ एनी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, आपको कारों में एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑडिटर ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट, सेक्शन 8, स्मॉल, OPC, एक्सेप्ट फॉर बिप्सो. याद रहा? पक्का? अब आगे मैम अगर एप्लीकेबल हो गया तो हम लोग क्या चीजें बताएंगे? हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई 21 क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट बताएंगे. तो मैम ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर में कहाँ लिखा है ये रिपोर्टिंग? सो ऑर्डर में गाइस पैराज होते हैं. सो पैरा नंबर 3 टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग. पैरा नंबर 3 में उन्होंने 21 क्लॉजेस के बारे में बात किया है जिसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना होता है. एवरीवन, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत क्लियर है? थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ ले. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. सी फॉर एग्जाम्पल गाइज, यू आर ऑडिटिंग एनी प्राइवेट कंपनी. ठीक है, यू आर ऑडिटिंग एनी प्राइवेट कंपनी विच इज A लिमिटेड. ठीक है, यू आर ऑडिटिंग प्राइवेट कंपनी दैट इज A लिमिटेड. अब ये जो प्राइवेट कंपनी है, दिस इज अ सब्सिडरी कंपनी of any public limited company, of any public limited companies. अब ध्यान दो यहाँ पे, when you talk about ये प्राइवेट कंपनी is a subsidiary of public limited company, don't you feel ये वाले कंपनी में पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और इनडायरेक्टली इस कंपनी का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है. अब मुझे बताओ, ये कंपनी भले ये प्राइवेट कंपनी है जिसका थ्रेशोल्ड कम हो या ज्यादा हो, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट वाला पैसा जुड़ा हुआ है, तो इस पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट वाला पैसा जुड़ा हुआ है मैम. सो इफ एनी प्राइवेट कंपनी इज सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो फिर कारो विल बी एप्लीकेबल. उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, सो कंक्लूडिंग, ये जो प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने बात की ना, प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे एस्ट्रिक लगाओ और नीचे लेकर के आओ तारा जमीन पर. प्राइवेट कंपनी अदर देन दोज who are subsidiary or holding of any public company. क्यों मैम? क्योंकि उनको एग्जाम्पशन नहीं है. और ये वाली लिस्ट जो हमने बनाई वो तो एग्जाम्पशन की लिस्ट बनाई.
So moral of the story, Caro will be applicable to the auditor of which company? Of all the company, including foreign company, including foreign company. Excluding what? Excluding banking, insurance, private. Wait, private, not being holding or subsidiary of public company, and having paid up share capital less than equals to 1 CR, borrowings less than equals to 1 CR, turnover less than equals to 1 CR. सेक्शन 8 कंपनीज, स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसी, इनको कारो एप्लीकेबल नहीं होगा. एवरीवन एकदम अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? श्योर? सो यहाँ पे पहला बात जो एप्लीकेबिलिटी का हमें पढ़ना होता है दैट इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वेरी पार्ट. क्वेश्चन एंड आंसर्स आई विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स. यहाँ पे आता है आपका एप्लीकेबिलिटी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, टोटल बोरोविंग्स, टोटल टर्नओवर एंड रेवेन्यू. गेटिंग दैट? पक्का? चल अब आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट वेरी पार्ट. इतना होने के बाद थोड़ा सा समझिए गाइस. हियर इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कि कंपनी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर्स है, तो क्या इन सारे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपको एडिशनल मैटर रिपोर्टिंग करना है? आंसर इज नहीं. जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है, पूरे कारो में सिर्फ एक ही क्लॉज है विच इज एप्लीकेबल, वो है लास्ट वाला क्लॉज. सो कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. It is only applicable with respect to last clause, except for last clause, clause number 21. मैम चलो कंसोलिडेशन पे नहीं एप्लीकेबल कर रहा है, मीन्स सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपनी. ये जो कंपनी है, इस कंपनी की 4 सब्सिडरीज है. कितनी? 4 सब्सिडरीज. सब्सिडरी ए लिमिटेड, सब्सिडरी बी लिमिटेड, सब्सिडरी सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड. ठीक है, 4 सब्सिडरीज. अब अगर ये कंपनी के बारे में बात करूं, कंपनी एबीसीडी की सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करके सीएफएस बनाएगी, तो मुझे बताओ क्या मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कारो लगेगा? नहीं लगेगा. चलो केस नंबर 2. ये कोई कंपनी है, इस कंपनी की 4 ब्रांच है, ब्रांच नंबर एक्स, वाई, जी और के, 4 ब्रांचेस हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रांच अकाउंट पे कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? समझे? ब्रांच पे कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? इट विल बी. क्यों? क्योंकि बच्चों ब्रांच कंपनी का हिस्सा है. ब्रांच को एक सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट करके आरओसी के पास फाइल नहीं करने वाला. सो चलिए किताब में चलो. कारो विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस. कंसोलिडेशन पे नहीं बट ब्रांचेस पे होगा. गेटिंग दैट? एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर है इतना? शॉर्ट डन डनाडन एकदम चोखो लागे. चल तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वेरी पार्ट दैट इज रिपोर्टिंग. एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गया, अब रिपोर्टिंग पढ़ना है. रिपोर्टिंग में कुल मिलाकर के बच्चों आपके 21 क्लॉजेस है एंड बहुत ही ब्रिलियंट ब्यूटीफुल से कंसेप्ट्स है यहाँ पे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो चल रिपोर्टिंग पढ़ना शुरू करते हैं. रिपोर्टिंग में एज आई टोल्ड यू गाइस देयर आर 21 क्लॉजेस. सो ये 21 क्लॉजेस में सबसे पहला क्लॉज आता है फिक्स्ड असेट, जो कारो 2016 में अब फिक्स्ड असेट कहते थे. यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है. एज इन यू माइट हैव बीन अवेयर अबाउट शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 में हम लोग फिक्स्ड असेट को क्या पुकारते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. प्रॉपर्टी, so it is property, plant and equipments. अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, पहले दिक्कत समझो, फिर आपको समझेगा कि यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग किस चीज के बारे में करते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल मैं गई हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने. अगर मैं गई हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करने के बाद
ऑडिट करने के बाद तो क्या, ऑडिट करते समय मुझे लग रहा है कि कंपनी जो क्लेम कर रहा है ना कि ये जो फिक्स्ड एसेट, ये जो मैम ये जो ऑफिस आपको दिख रहा है ये ऑफिस हमारा है, मैम ये जो प्रीमाइसेस आपको दिख रही है ये प्रीमाइसेस हमारी है, मैम ये जो सारे फिक्स्ड एसेट है ये सारे फिक्स्ड एसेट हमारे हैं। जो चीजें ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है कि द ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस, ये ओनरशिप सही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, फेंकी मार रहा है, अरे मैडम हमारा जो प्लांट वो मुंबई के एरोली वाले एरिया में ना ये प्लांट हमारा है मैम, जियो के तो लाइक प्लांट्स एंड मशीनरीज बहुत लंबी लंबी है, सब 1500 एकड़ की जमीन पे हमारा प्लांट लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा जरा बताइए कहाँ है लगा हुआ तुम्हारा प्लांट, मैम अभी क्या वहाँ पे ओमनी ग्राउंड चल रहा है तो आप जा नहीं पाएंगे। आई सेड कि बॉस आई वांट टू फिजिकली वेरीफाई द असेट, आप ये स्टफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बीइंग मैनेजमेंट आप आपके प्रॉपर्टी प्लांट्स मशीनरीज इक्विपमेंट्स इनका वेरिफिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे मेरी जनता को जवाब देना है क्योंकि कंपनी में जनता का पैसा लगा हुआ है। सो ऑल इन ऑल फिक्स्ड एसेट्स को लेकर के डोंट यू फील ये सारी दुविधाएं होती हैं, बस इन्हीं दुविधाओं पे हमको रिपोर्टिंग करना है। पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को हमारे शेयर होल्डर्स को इतना अश्योर करवाना है कि गाइस मैनेजमेंट ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है ऑफ दिस असेट्स। टाइटल ओनरशिप ऑफ दिस असेट्स बिलोंग्स टू द कंपनी, यहाँ पे कोई भी असेट ऐसा नहीं है जो बेनामी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, या फिर यहाँ पे कोई भी असेट ऐसा नहीं है विच इज कवर्ड अंडर एनी मॉर्गेज। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल डीड्स के बारे में भी लिखेंगे। सो तीन चीजें PPT, फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, टाइटल डीड्स, ये तीन चीजें हमको रिपोर्ट करनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट टाइटल डीड्स बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा गाइस, टाइटल डीड सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टाइटल डीड्स मेंशन करना या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टाइटल डीड्स के बारे में रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सो ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैम क्या क्या चीजें लिखनी है यहाँ पे एंड हाँ इतना ध्यान रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दोज लीज्ड असेट्स, अदर देन दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी विच इज लीज्ड अंडर द लीज एग्रीमेंट, जो लीज एग्रीमेंट के वाया लीज हो चुकी है इसके बारे में आपको नहीं मेंशन करना है विद रिगार्ड्स टू द टाइटल डीड। सो आपको क्या क्या चीजें बतानी है, आपको ये बताना है कि जो टाइटल डीड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन की हुई असेट्स है दे आर प्रॉपर्ली हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। इफ नॉट, अगर ऐसा they are not held in the name of the company, then you need to mention the description of the property, gross value of the property, the carrying value of the property, किसके नाम पे है ये प्रॉपर्टी, whether the promoter, director or their relatives इनके नाम पे है क्या, कितने समय से पीरियड held, indicating the range which is appropriate, कि करीब करीब इतने सालों से ये प्रॉपर्टी कंपनी के पास है, reasons for not holding that asset, reasons for not holding that property in the name of company, ये सब कुछ आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट डी वाले पॉइंट, बच्चों डी और ई एडिशनल पॉइंट्स हैं। कारो 2016 में ये रिपोर्टिंग नहीं था, जो बच्चे ऑलरेडी कारो 2016 पढ़ चुके हैं आपको सिर्फ यहीं पे पीपीटी तक ही रिपोर्टिंग था। अब ये डी और ई आर द एडिशनल रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। क्या बात करता है समझो। पॉइंट नंबर 1, many a times in order to fabricate make the manipulated financial statements, कंपनी क्या करती है, कंपनी फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का रीवैल्यूएशन कर देती है। जैसे कि अगर आज मुझे प्रॉफिट को कम मात्रा में दिखाना है तो मतलब मुझे डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाना पड़ेगा या फिर रीवैल्यूएशन लॉस दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब कंपनीज क्या करती है, कंपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को रिवैल्यू करती है और फिर कहती है अरे द असेट्स आर लॉस्ट इट्स वैल्यू, ये रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर देते हैं, इम्पेयरमेंट कर देते हैं और वैसा नोशनल लॉस पीएनएल में दिखा देते हैं, जिसकी वजह से द रियल जीपी या एनपी कम हो जाता है। सो डोंट यू फील दिस कैन बी द मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के लिए। हेंस वी आल्सो रिपोर्ट द रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी, whether the company has revalued its PP including the right to use or any intangible, अगर रिवैल्यूएशन किया है हाँ, and the revaluation materialistic amount यहाँ पे दिया है and the revaluation is more than or less than 10% of its existing value in the books। मतलब क्या, छोटा मोटा रिवैल्यूएशन किया तो इट्स ओके, रिपोर्ट मत करो, बट अगर रिवैल्यूएशन कंपनी ने 10% से ज्यादा का किया है, 10% ऐसे ज्यादा का किया है, then you need to additionally report that into your car।
व्हेन द रिवैल्यूएशन किया है, यस, इफ सो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यू specify the amount of change. If the change is more, मतलब 10% more or less than the net carrying value or intangible. So यहाँ पे लिखो plus or minus 10%. Got it? पक्का श्योर? 10% है इतना? Good. इसके बाद आता है proceedings for holding बेनामी प्रॉपर्टी. अभी बेनामी प्रॉपर्टी क्या है समझो. बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जहां पे the owners are disputed, कोई केस वेस चल रहा है कि who is the real owner of this property. So अगर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, so आपको ये चेक करना है कि whether the company has made the appropriate disclosure of such property. So सबसे पहला डिस्क्लोजर आपको किस चीज का करना है? प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट. उसमें 5 चीजों का रिपोर्टिंग करना है. प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, हाँ या नहीं. फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है, हाँ या नहीं. टाइटल डीड्स इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लीज्ड असेट्स, इसके बारे में आपको बताना है कि टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे ही है ना, वैलिड टाइटल डीड्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वेदर द कंपनी हैज मेड रीवैल्यूएशन टू द फिक्स असेट्स. अगर रीवैल्यूएशन किया है, यू नीड टू मैच इट अप. अगर 10% प्लस और माइनस रहा एज कंपेयर टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट पीपी, तो आपको रिपोर्ट करना होगा. लास्ट 5th पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, मतलब बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में कोई भी केस पेंडिंग है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, तो आपको उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा. अब देखो एक सर्कमस्टेंस. सी फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन जिनके प्लान्स खूब बड़े, खूब बड़े. मैनेजमेंट खुद के पास टाइम नहीं है कि वो हर साल में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करे ऑफ प्लान्स. से फॉर एग्जांपल रिलायंस के बहुत सारे प्लान्स है इधर एरोली साइड पे, मुंबई एरोली साइड पे, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, बहुत सारे अलग अलग एरियाज, लोकेलिटी, विलेजेस, सिटी सेंटर में है. तो व्हाट डू यू थिंक द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी एवरी ईयर में एक चक्कर काटेंगे, यार ये तो पूरा इंडिया भ्रमण हो जाएगा. 1 ईयर में फिजिकल वेरिफिकेशन वन टाइम करना पॉसिबल नहीं होता गाइस कई बार. सो हम लोग फिक्स्ड असेट के लिए क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, यू नीड टू डू इट at least once in 3 years. Repeat, at least once in 3 years. अगर मैनेजमेंट ने once in 3 years फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया, that is a good parameter. अगर नहीं किया, you need to report it कि मैनेजमेंट is not regularly verifying the physical verification of PP, property, plants and equipments. Getting that? Easy? चल, ये था पहला क्लॉज. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री. यहाँ पे भी हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करते हैं. तो जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो तो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट को हमको ये बताना है कि भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी है टू वेरीफाई इन्वेंट्री इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. अगर इन्वेंट्री रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेरीफाई नहीं हो रही है, कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो ऑल इन ऑल हाउ इज दैट थिंग डेल्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके बारे में रिपोर्टिंग करना. पॉइंट नंबर 2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग विथ रिगार्ड्स टू इन्वेंट्री. पहले सिचुएशन समझो फिर आगे बढ़ते. गाइस सी फॉर एग्जांपल, I being the auditor of any company, I went to the company. आपको पता होगा कंपनीज यूजुअली क्या करती है, कंपनीज अपने स्टॉक के बेसिस पे, कंपनी अपने इन्वेंट्री के बेसिस पे बैंक के पास से लोन लेती है. तो एक केस समझाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वाला रिपोर्टिंग लेती हूँ. यहाँ पे आ जाइए. Here you go. सबसे पहला, see for example this is a company A Limited. A Limited wanted to take up the loan worth rupees 1 crore, 1 करोड़ का लोन चाहिए. एंड ये करंट कैश क्रेडिट जैसे हम लोग कहते हैं वैसा लेना. तो यूजुअली कंपनीज का क्या होता है, कंपनीज अपना इन्वेंट्री गिरवी रख देती है. गिरवी इन द सेंस इन्वेंट्री स्टेटमेंट फाइल करती है. उस इन्वेंट्री के बेसिस पे, वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे बैंक ये सारा फंडिंग कंपनी को करता है. ठीक है. तो यूजुअली आपने देखा होगा कि कंपनी सबमिट करता है क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी आता है कि सर स्टॉक सर्टिफिकेट साइन कर दीजिए. तो वो स्टॉक सर्टिफिकेट बैंक के पास सबमिट किया जाता है एंड बैंक फंडिंग दे देती है. ये कंपनी थोड़ी सी शानी कंपनी निकली.
इस कंपनी ने क्या किया, उनको पता था, शानी कंपनी, उनको पता था कि यार मेरा इन्वेंट्री जो है ना वो इतना ज्यादा है नहीं, बट अगर कम इन्वेंट्री बताए तो बैंक लोन देगा नहीं। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इन्वेंट्री जो शो किया है वो तो शो किया 50 लाख, वो तो शो किया 50 लाख, बट जो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक के पास भेजा है ना उसमें इस इन्वेंट्री की वैल्यू हम लोगों ने रखी है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। बोलो सही किया या गलत? एब्सोल्युटली गलत किया। एंड हम तो है ही यहाँ के शहंशाह, है ना, लोगों का भला करने आए हैं। यहाँ पे बैंक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का गलत ना हो इसके लिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्टिंग आती है। हम लोगों को मैच करना होता है द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड द स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंट्री एज स्टेटेड एंड द स्टॉक स्टेटमेंट। हमको ये मैच करने के बाद अगर पता चला कि वैल्यू इज डिफरेंट स्टॉक स्टेटमेंट में एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमको वो एडिशनली रिपोर्ट करना है। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द वेरी मीनिंग ऑफ दिस चॉप? तो यहाँ पे समझो, whether any point of time the company has been sanctioned the working capital excess of 5 crores, मतलब 5 करोड़ के ज्यादा का वर्किंग कैपिटल दिया, अमाउंट बढ़ा है, in aggregate from any bank, financial institution, if the security on the basis of the security of current PP, that is inventory, whether the quarterly returns or the statement filed with the bank are in agreement with books of accounts। तो जो स्टेटमेंट बैंक के पास से फाइल किया है और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इन्वेंट्री बताई है क्या ये मैचिंग है? इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव डिटेल्स कि भाई साहब यहाँ पे गलत हुआ। अब सेकेंड नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय, जहाँ पे हम लोग ने पीपीई के बारे में पढ़ा। पीपीई के लिए गाइज आपने देखा वंस इन 3 years मैंने अलाउ किया था फिजिकल वेरिफिकेशन, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेंट्री यू नीड टू वेरीफाई इन्वेंट्री एटलीस्ट वंस इन 1 year। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस श्योरली? सो यहाँ पे आपका सेकेंड क्लॉज खत्म होता है, आता है थर्ड क्लॉज, वेरी ब्रिलियंट क्लॉज अगेन। पुराना कारो 2016 वाला जो भी रिपोर्टिंग हम लोग करते थे, कारो 2016 वाला रिपोर्टिंग जो हम करते थे एंड कारो 2020 का जो रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, इस कारो 2020 की रिपोर्टिंग में क्लॉज नंबर 3 में भयानक मात्रा में एडिशंस हुए। समझिए क्या है, these investments, guarantees, securities और loans and advances। So basically ये क्या, किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज, लोन्स और एडवांसेस के बारे में। मैम किसने दिया है ये, किसको दिया है, क्यों दिया है, समझिए। Here the company means, say for example this is a company, ये कंपनी ने कोई भी प्रकार का गारंटी, सिक्योरिटी, लीज, कुछ भी, लोन्स, लीज नहीं, लोन्स, एडवांसेस, वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, किसको दिया है? दूसरी कंपनी को, एलएलपी को, फर्म्स को या थर्ड पार्टी को। मतलब कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया है किसके साथ? कोई दूसरी कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ, कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट या रिलेटेड पार्टीज के साथ। ठीक है, तो क्या चीज चेक करनी है, पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, whether during the year the company has provided loans, provided advances in the nature of loans, or stood as guarantor, provided security, or to any other entity not applicable to those। अरे मैम अगर ये बैंकिंग कंपनी हुई तो नहीं रे बाबा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का तो प्योर काम ही लोन देना होता है। अदर देन दैट अगर ऐसा हुआ है तो हमको ये मेंशन करना है द अमाउंट, इंडिकेटिंग द अमाउंट इन एग्रीगेट and the balance outstanding with regards to the loans, advances, guarantees, security to the subsidiary, joint venture, associate and to parties other than subsidiaries, joint venture और associates। मतलब जब भी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी दे करके रखा है, आपको ये बाइफर्केशन देना है कि कितना खुद की एसोसिएट, खुद की जॉइंट वेंचर, खुद की सब्सिडरी के लिए दिया है और कितना अदर्स के लिए दिया है। पॉइंट नंबर 1। Point number 2, where the guarantee, whether the investment made, guarantee is provided, security is given and the terms and the conditions, जो भी terms और conditions पे हम लोगों ने ये
लोन्स, एडवांसेस और गारंटी दिया है, इट शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. व्हाट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? ये कंपनी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये कंपनी के फेवर में होना चाहिए. पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी, मार्केट इंपॉर्टेंट एंड मार्केट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, खूब इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन. In respect of loans and advances, in the nature of loans, whether the schedule of repayment of the principal and the interest has been stipulated and whether the repayments of the receipts are regular or not. मतलब क्या है, जहां पे जो एंटिटी का ऑडिट आप कर रहे हो, उस एंटिटी ने किसी को लोन दे करके रखा है, तो जो पार्टी को आपने लोन दिया ना, उससे रेगुलर रिसीट्स मिल रहा है, रेगुलर प्रिंसिपल का पेमेंट मिल रहा है या नहीं, उसके बारे में रिपोर्टिंग कर. नेक्स्ट, मैम अगर ओवरड्यू हो गया तो मतलब कब से पैसा दे करके रखा था एंड ये ओवरड्यू हो गया है, तो आपको ये भी रिपोर्ट करना है कि अगर कंपनी का जो रिपोर्टिंग मतलब रिसीवेबल्स है वो ओवरड्यू हो चुका है, वो क्या हो चुका है, वो ओवरड्यू हो चुका है, तो उस ओवरड्यू को रिकवर करने के लिए हम लोगों ने क्या स्टेप्स लगाए हैं, हम लोगों ने क्या स्टेप्स लगाए हैं, इसके बारे में आपको मेंशन करना. तो कितना चीज हो गया, 4 हो गया. सबसे पहला क्या था, जहां पे आपने लोन्स, एडवांसेस, गारंटी वारंटी दे करके रखा है, तो बाइफर्केशन देना, कितना खुद की एसोसिएट, सब्सिडियरी और जेवीज के लिए किया है. दूसरा पॉइंट था, जो भी टर्म्स और कंडीशन है, इट शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. तीसरा पॉइंट था, अगर ये ओवरड्यू हो चुका है, मतलब जो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है वो रेगुलर है, अगर ओवरड्यू हो गया है तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रिकवरी. और 2 पॉइंट्स है गाइस. ई, यहाँ अब देखो हुआ क्या. सी फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू एनी कंपनी जिन्होंने लोन शोन दे करके रखा है किसी ऐसे पर्सन को जो खुद की सबसी है, खुद की एसोसिएट है या जेवी है, मतलब रिलेटेड. अब वो जो एसोसिएट है, जेवी है, उन्होंने रिटर्न पैसा नहीं दिया है टू द कंपनी, उन्होंने रिटर्न पैसा नहीं दिया है टू द कंपनी. व्हाट शुड बी अ वाइज डिसीजन, व्हाट वाइज डिसीजन शुड बी टेकन. और पैसा देते रहो, वो लोग हमारा पैसा खा जा रहे हैं, फिर भी उनको और रिएम्बर्समेंट देते रहो, एक्सटेंशन देते रहो. यस, यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इन दैट केस देखो, दे हैव फॉलन ओवरड्यू एंड हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन इज इशूड, fresh loan is issued, then you need to specify क्या search, renew, extension or the fresh loan issue. Again an expected exam question. ये पहले कारों में नहीं था, अभी वाले कारों 2020 में है. क्या बोलते हैं, whether any loans or advances in the nature of loan granted have fallen due during the year, have fallen due. मैम मतलब अगर वो ड्यू के अलावा कुछ नया दिया तो उसका रिपोर्टिंग नहीं करना है. हैव फॉलन ड्यू, यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड, मतलब जो ड्यू था वो रिन्यू कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, और फ्रेश लोन हैज बीन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एक्जिस्टिंग लोन. देन इफ सो यू नीड टू मेंशन द एग्रीगेट अमाउंट. क्या मेंशन करना होगा, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यू जो रिन्यू हुआ है और एक्सटेंड हुआ है और सेटल किया है बाय द फ्रेश लोन, एंड इंडिकेट करना है द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स. मतलब क्या, मैंने 100 करोड़ का लोन दे करके रखा है, किनको, 100 CR का लोन दे करके रखा है मिस्टर ए को, सॉरी ए लिमिटेड को, बी लिमिटेड को, सी लिमिटेड को. ए लिमिटेड को दिया है 50 करोड़, बी लिमिटेड को दिया है 10 करोड़, इसको दिया है 40 करोड़. 40 करोड़ में से 30 करोड़ का लोन वो हमको वापस नहीं दे पाए, 40 करोड़ में से 30 करोड़ का लोन वो हमको वापस नहीं दे पाए. नाउ इन दैट केस, इस लोन की भरपाई के लिए मैंने इसको एक्सटेंशन किया है या फिर इसको रिन्यू किया है या फिर अ फ्रेश लोन दिया है टू सेटल दिस लोन. अब मैं क्या बोलूंगी, आउट ऑफ टोटल 100 CR 30, मतलब 30% इज बीन रिन्यू. आपको परसेंटेज समझा है, तो परसेंटेज ऑफ द लोन विच इज एक्सटेंडेड, ओवर ड्यू जो हो गया है,
extend किया, अब fresh loan दिया to the total loans which you have provided. That percentage will have to be mentioned. And this will not be applicable to the companies which are engaged in pure financing business. मतलब बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी है तो आपको ये लागू नहीं होगा क्योंकि उनका तो काम ही है लोन शोन देना. इसके अलावा गाइस इसका एक क्वेश्चन हमको करना है, ये लास्ट क्लॉज अंडर 3, whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying the term. मतलब कोई टर्म जिसका फिक्स नहीं है. If so, देन आपको मेंशन करना है एग्रीगेट अमाउंट कि यार कितने अमाउंट में से, टोटल 100 करोड़ में से 25 करोड़ ऐसा है विच इज टू बी रिकवर्ड ऑन डिमांड एंड द परसेंटेज ऑफ द लोन सर्च ग्रांटेड टू whom? टू प्रमोटर, रिलेटेड पार्टीज एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट. एवरीवन पक्का? सो दीज आर द लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, द लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड. समझता है? शॉर्ट एकदम डन, चौको लागे. So that was about clause number 3. Clause number 4 पढ़ने से पहले guys, I want you all to see one question with regards to clause number E. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. चल पहले क्वेश्चन करते हैं. चल तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. Here company A has an opening loan of 100 CR of rupees 100 CR and granted 3 more loans of rupees 200, 300, 400 during the year. मतलब ओपनिंग बैलेंस था 100 करोड़ का एंड इन्होंने इस साल में और 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर और लोन दिया है. द कंपनी एक्सटेंडेड द टेन्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लोन्स जो कि 100 करोड़ का अमाउंट है एंड 200 करोड़ का अमाउंट है विच फेल ड्यू फॉर द रीपेमेंट. ठीक है, विच फेल ड्यू फॉर द पेमेंट. द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 3E. पहले तो 3E याद आ गया, ये वाला जो क्लॉज मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको बोला परसेंटेज वगैरह आपको मेंशन करना है. ये देखो यहाँ पे बोला था मैंने आपको, दिस इज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. ये 3E बोलता है कि अगर आपने रिन्यू या एक्सटेंड किया है तो उसका परसेंटेज लेना है टू द एग्रीगेट लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ दिस इज ड्यूरिंग द ईयर. चलो अब मैंने तुमको प्रोविजन भी दिखा दिया है, क्वेश्चन भी दिखा दिया है. इन द इंस्टेंस केस वुड बी, मतलब वो जो परसेंटेज का रिपोर्टिंग करते हैं ना, परसेंटेज का रिपोर्टिंग वो कितना होगा. इतना तो पता है ऊपर वाले ब्रैकेट में आना चाहिए 300 क्योंकि दिस वाज फॉलिंग ड्यू एंड इसको एक्सटेंड किया है. बट नीचे कितना आएगा यहाँ पे? 33%, 20%, 100%, 0%. बताओ, पहले तो टोटल करो. 400 प्लस 300, 700 प्लस 200, 900 plus 200, 900, okay, and this is 100. तो टोटल में यहाँ पे 900 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे? कैंसिल करके देखो कितना हो रहा है. 300 डिवाइड बाय 900 परसेंटेज 33.33%. 33.33%. मैम क्यों 1000 नहीं लिखा? 1000 नहीं लिखना है गाइस क्योंकि हम लोग परसेंटेज लेते हैं टू द लोन्स एंड एडवांसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर कितना मेक किया है? 900, ना कि 1000. 1100 तो ओपनिंग बैलेंसेस था. यू ऑल गेट दैट? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? फिर से पढ़े. हम लोग किन चीजों के बारे में परसेंटेज का रिपोर्टिंग करते हैं? हम लोग उन लोन्स एंड एडवांसेस का परसेंटेज शो करते हैं जिसका टेन्योर इज एक्सपायर्ड या फिर एक्सटेंड किया है. तो इतना तो मुझे पता चलता है कि 300 इज द अमाउंट ऑफ लोन विच इज एक्सटेंडेड, जो एक्सपायर हो चुका था. बट दिस विल बी टेकन एज अ परसेंटेज टू व्हाट? टू द टोटल एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर. बोलते इस साल कितना आपने दिया उसमें से कितना
ओवरड्यू हो चुका है। इस साल आपने कितना दिया है? 200, 300 प्लस 400, दैट इज 900 into 100. What is the percentage? 33.33%. The question being, why I have not considered 100? Because 100 is not actually given in the current year. That is the opening balance. So what should be the answer? Option A should be the right answer, and the correct answer is option number A. Everyone getting this? So guys, one more very important news to be taken note of. कारो 2020 के लिए मैंने MCQs के कई सारे महासंग्राम सेशंस करवाए हैं. दैट इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म. So in order to practice such MCQs, you can very well go to my profile, and profile में जा करके आप evaluate कर सकते हो MCQs which I have taken. And also one more thing, यहाँ पे guys, there is also one tracker sheet which I have made for the Unacademy Plus batch, special batch, and other students. So you can very well take the accessibility of all the special classes done. ये देखिए guys, these are the special classes. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे MCQs जो हो रहे हैं ना, so you can very well view this special classes sessions wherein I have taken MCQs of Karo. ठीक है? So ऐसे questions आपको और practice करने के लिए special platform evaluate कर सकते हैं. And हाँ, अगर अनअकैडमी पे अनलॉक कर रहे हो तो यू कैन वेरी वेल यूज द कोड ऑडिट सार. चल, तो अब गोइंग बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन इज डन. अब पढ़ना शुरू कर देते हैं द नेक्स्ट वेरी क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर, या क्लॉज नंबर 4. क्लॉज नंबर 4 इज एन इजी क्लॉज. क्लॉज नंबर 4 में द ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट अबाउट द लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सो यहाँ पे अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है या कंपनी ने इंटर कंपनी लोन लेकर के दे करके रखा है, यहाँ पे यू नीड टू गिव डिटेल्स देयर. ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर द लोन्स टू द डायरेक्टर्स शुड ऑलवेज इन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ 185. अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी होगी कि कहाँ नॉन कंप्लायंसेस है. नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक डिपॉजिट्स, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक डिपॉजिट्स, अब ये पब्लिक डिपॉजिट क्या चीज है समझो. जब भी वो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करता है, एक क्रूशियल मैटर आता है डिपॉजिट्स का. मैंने आपको इंक्वायरी के एरियाज में भी डिपॉजिट पढ़ा करके रखा था गाइस. 143(1) के तहत ये ऑलरेडी हम लोगों ने इंक्वायरी के नाम पे पढ़ करके रखा है गाइस कि डिपॉजिट इज दैट एरिया जहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस शुड नॉट बी शोन एज डिपॉजिट. सो डिपॉजिट always is a very crucial matter जो ऑडिटर को इवेल्युएट करना होता है. तो अंडर क्लॉज 5 we need to mention about the compliances with the provision starting from section number 73 to section number 76A कि कभी भी कंपनी ने अगर पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है, they are in compliances with the relevant provision. And also you need to verify अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो वो क्या है. सेकेंड पॉइंट जो आपको लिखना है इज दैट कि अगर NCLT, CLB, कोई कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर दे करके रखा है विथ रिगार्ड्स टू एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, एनी काइंड ऑफ अमाउंट, वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद दैट ऑर्डर और नॉट. तो दो चीज के बारे में रिपोर्टिंग है, कंप्लायंसेस विद प्रोविजन एंड कंप्लायंसेस बाय ऑर्डर गिवन बाय CLB, NCLT, रिजर्व बैंक और एनी अदर कोर्ट. नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अ वेरी क्रूशियल मैटर. अगेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए आई टेक यू हियर. देखो बच्चों, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में सेक्शन नंबर 148 कम्स इनटू पिक्चर. कॉस्ट, अभी कॉस्ट में वहां पे दो चीजें पड़ी थी गाइस, क्या क्या समझो पहले यहाँ पे. या सो सेक्शन नंबर 148 मेड यू ऑल अंडरस्टैंड टू थिंग्स. पहला था कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और दूसरा था उस कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाना. ठीक है? सो अब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका था? इसके नीचे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका था? ब्रैकेट में आएगा मैनेजमेंट का काम. कॉस्ट ऑडिट करवाने का काम किसका था? कॉस्ट ऑडिटर. वहां पे हम लोगों ने CMA को अपॉइंट किया. तो दो चीजें हम लोगों ने सेक्शन नंबर 148 में पढ़ी है. इतना समझा? पक्का श्योर? अब थोड़ा सा आगे, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट को भी थोड़ा साइड में रहने दो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को लेकर के आया. ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन कर रही थी, 148 में एक रिक्वायरमेंट था that the company should maintain cost records and include it in books of accounts of the company. Include it in books of accounts of the
कंपनी. सो वेरी वेल अंडरस्टूड गाइज. अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूडेड है, यू बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आपको यहाँ पे कारों में रिपोर्टिंग करना होगा whether the company has made and maintained such cost records जो 148 के तहत रिक्वायर्ड थे. अगर उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, बस उतना ही रिपोर्ट करना है. मैम वो सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, ये सब हम रिपोर्ट करेंगे? नहीं, उसके लिए कॉस्ट ऑडिटर था ना, उसके लिए कॉस्ट ऑडिटर भाई साहब है. एवरीवन गेटिंग दैट? एकदम परफेक्टली इजी. सो हम लोग यही चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे कारों में, सिर्फ एक चीज, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वेदर दे आर मेड एंड मेंटेन. क्यों? क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है. समझ में आता है? पक्का? सो कमिंग बैक here, whether the cost records specified under section 148 whether they are made and maintained. That's it. मैम कॉस्ट ऑडिट के बारे में कुछ बोलना है क्या? नहीं. मैम करेक्ट है कि नहीं ये बोलना है क्या? नहीं. गॉट इट? पक्का श्योर? नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 7. क्लॉज नंबर 7 टॉक्स अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज. दो चीजें हमें यहाँ पे भी मेंशन करनी होती है. समझो, ड्यूज के लिए ड्यूज के लिए अगेन यू हैव टू थिंग्स टू रिपोर्ट. पहला, एक होता है डिस्प्यूटेड ड्यूज, दूसरा होता है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. एक होता है डिस्प्यूटेड ड्यूज, दूसरा होता है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. अब जो डिस्प्यूटेड ड्यूज है ना, डिस्प्यूटेड ड्यूज, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है. क्यों? इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना होता है, कहाँ झगड़ा झुगड़ी चालू है, मतलब विच फोरम, विच एक्ट, व्हाट इज द अमाउंट, कितना झगड़ा झुगड़ी है, किस एक्ट के तहत है और कहाँ पे ये झगड़ा झुगड़ी चल रहा है. बट बात जब भी आती है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज की, ये जो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है ना, दिस अनडिस्प्यूटेड ड्यूज इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे मोर कंपनी की लाइक नेग्लिजेंस के किस्से सुनाई देते हैं. मतलब अगर चीजें झगड़ा झुगड़ी में है, अगर चीजें डिस्प्यूटेड है, तो हमको पता है झगड़ा झुगड़ी सॉल्व होने के बाद ही हम पेमेंट करेंगे. बट अगर चीजें झगड़ा झुगड़ी में नहीं है, तो कंपनी पे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पेमेंट क्यों नहीं किया. Why are you so irregular in making the payments? So, जो undisputed dues है ना, उसके बारे में we need to talk about regularity. समझ में आता है? तो चलो एक चार्ट बनाते हैं फिर से. चलिए, ड्यूज आता है दो चीजें, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, डिस्प्यूटेड ड्यूज. अनडिस्प्यूटेड ड्यूज में we speak about regularity, एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज में वी स्पीक अबाउट, ये इजी वाला केस, जहां जहां केसेस चालू है वहां पे आप बता दो कौन से फोरम के तहत, कौन से एक्ट के तहत और कितने अमाउंट का पैसा बाकी है. एक शेड्यूलर बता दो, ये इजी. यहाँ पे आता है कुछ क्राइटेरिया. मैम रेगुलरिटी मतलब हम लोगों को ये चेक करना है इफ इट ऑल एनी स्टैट्यूटरी ड्यू, व्हाट, इफ इट ऑल एनी स्टैट्यूटरी ड्यू is outstanding for a period more than 6 months, and this requirement is to be checked on balance sheet date. मतलब कोई ऐसा ड्यू जो 31 मार्च पे 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका हो, 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका हो, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि दिस ड्यूज आर नॉट रेगुलर, बिकॉज वो अनडिस्प्यूटेड है एज वेल एज रेगुलर नहीं है, कोई झगड़ा झुगड़ी नहीं है, फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया, यू आर नॉट रेगुलर, यू आर नेग्लिजेंट. तो ऐसे केसेस आपको बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेंशन करने होते हैं. तो चल किताब में चलते हैं. मेक दिस चार्ट गाइज ऑल्सो इन योर बुक फॉर रेफरेंस बिकॉज इट विल बी वेरी इजी फॉर recapitulation. So point number 1, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, PF, ESIC, income tax, sales tax, service tax, customs, excise, VAT, cess, कोई भी other statutory dues as the authority may deem appropriate. मैम कब चेक करना है? The extent of arrears as at the last date बोले तो 31st of March. And मैम हम लोगों को कितना ओवरड्यू का पीरियड चेक करना है? More than 6 months. It is more than, not more than equals to, more than 6 months from the date it became payable. ठीक है, this shall be indicated. Next, अगर disputed dues है तो हम लोग सीधा सीधा फोरम, एक्ट और अमाउंट के बारे में मेंशन कर देंगे. क्लियर? एक क्वेश्चन करें फिर आगे बढ़े. चल,
एक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी आपके लिए कि कौन सा ड्यू है, फिर यहाँ पे मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ कितना अमाउंट है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ किस दिन पे ड्यू हुआ था, एंड लास्टली मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ कब ये पे हुआ था, कब ये पे हुआ था इन दिस लास्ट कॉलम। ठीक है डन। सो ये है हमारा पहला चार्ट जिसको हमको देखना है। सो एवरीवन गेट्स इट रेडी। लास्ट कॉलम में आप मुझे बता देना कि क्लॉज नंबर 7 में इसको रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में देयर इज एक्साइज नहीं, जीएसटी लेते हैं। देयर इज जीएसटी विच इज पेएबल, द अमाउंट, ड्यू डेट, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, रिपोर्ट करना है या नहीं करना है ये आप मुझे बताएंगे। अमाउंट, दिस इज कस्टम्स ऑन goods kept at bonded warehouse। फिर तीसरी चीज आती है, से फॉर एग्जांपल आपका कोई इनकम टैक्स का ड्यू पेंडिंग है, इनकम टैक्स। फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेंडिंग है एंड दिस इज वाया द स्टेट कॉर्पोरेशन। ठीक है, द गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर यूनिट्स, इसका कोई बिल पेंडिंग है आपका। फिफ्थ, कस्टम्स के अंदर ये जो बॉन्डेड गुड्स जो पड़े हैं ना, उस बॉन्डेड वेयरहाउस का, गवर्नमेंट बॉन्डेड वेयरहाउस है, उस वेयरहाउस का रेंट और सम सर्विस चार्ज। ठीक है, ड्यू समझ में आ गया, ये है सारे ड्यूज आपके लिए। अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए। यहाँ पे अमाउंट है 3 lakhs, 4.5 lakhs, इनकम टैक्स में 2 lakhs, इसमें है 1 लाख और यहाँ पे है 60,000, 0.6 लाख। ठीक है, ड्यू डेट, जीएसटी वॉज ड्यू ऑन 20th of July 2021. It was paid on 15th February 22. Customs on the goods which are kept at bonded warehouse, जो imported goods थे, imported goods, और ये गवर्नमेंट बॉन्डेड वेयरहाउस है, इसका ड्यू डेट था 28th of September 2021 and this is paid on 30th of March 22. इनकम टैक्स का ड्यू डेट था 30th of September 2021 and this is paid on 31st of March 2022. Electricity was due on 1st December 2021 and this is paid on 5th July 2022 and audit report was signed in the month of August. Audit report date and यहाँ पे इसको additional information में add कर दो।
Audit report was given on 13th of August 22. एंड लास्ट बॉन्डेड वेयर हाउस, जो ये कस्टम्स के गुड्स रखे हुए, उस बॉन्डेड वेयर हाउस का जो रेंट और सर्विस टैक्स ड्यू था, दैट रेंट और सर्विसेज इंटरेस्ट ये ड्यू था, दैट वाज ड्यू ऑन 28 बोला था मैंने जब भी गुड्स आपने जस्ट इंट्रोड्यूस किए थे एंड स्टफ. सो यहाँ पे आपका मंथ रेंट जो होता है नेक्स्ट उसमें स्टार्ट होता है. सो दैट इज 28th of October 2021 and this was actually paid on 15th of April 22 and audit report date is 13th of August. स्टार्ट करो. मुझे बताओ कि इन 5 में से कौन से ड्यू का जो पेमेंट है ये आप रिपोर्ट करोगे, मतलब इसको कहीं पे आप आउटस्टैंडिंग बताओगे, नहीं बताओगे, या क्या है. टेक योर टाइम, पॉज योरसेल्फ एंड लेट मी नो. शुरू करें. चलो, जीएसटी सबसे पहला हम लोग क्या लुकआउट करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि वेदर द ड्यू इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू और नॉट. ठीक है, क्या जीएसटी एक स्टैट्यूटरी ड्यू है? हाँ है, बिल्कुल है. ठीक है, चलो टिक. फिर हमको सेकंड पॉइंट चेक करनी होती है कि आउटस्टैंडिंग जो पीरियड है ये 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए एज ऑन बैलेंस शीट डेट. तो सबसे पहले डेट चेक कर लो, इसको थर्ड नंबर पे डाल दो. पीरियड मोर देन 6 months. सो चेक ऑन बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट पे चेक करने का क्या मतलब होता है गाइस, ये जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है ना, जो पेमेंट डेट है वो बियॉन्ड 31st मार्च हुआ, दैट मीन्स दैट ड्यू वाज ओवर ड्यू एज ऑन 31st ऑफ मार्च. मुझे बताओ ये 31st ऑफ मार्च तक पेंडिंग था क्या? नहीं. तो इसको रिपोर्टिंग करेंगे क्या? नहीं. मैम अगर ये 31st ऑफ मार्च तक पेंडिंग होता तो मैं यहाँ पे चेक करती कि 6 महीने हो गए, मोर देन 6 महीने है या नहीं. यू अंडरस्टूड. तो यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 15 फरवरी को पे हो चुका. 31 मार्च पे क्या ये आउटस्टैंडिंग है? इल्ले. अगर ये आउटस्टैंडिंग नहीं है तो इसका रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं करेंगे. नेक्स्ट, कस्टम्स ऑन द गुड्स, बेसिकली कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स विच आर केप्ट एट द बॉन्डेड वेयरहाउस. अब तक डोमेस्टिक टेरिटोरियल एरिया के लिए हम लोगों ने इसको विड्रॉ नहीं किया है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट गाइस, जो भी कस्टम्स का पेमेंट होता है ऑन द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड एंड वो बॉन्डेड वेयरहाउस में है, ये तब तक नहीं लागू होता है जब तक द गुड्स आर इशूड फॉर होम कंजम्पशन. क्या मैंने यहाँ पे लिखा कि यार गुड्स आर इशूड फॉर होम कंजम्पशन? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इशूड फॉर होम कंजम्पशन, आपका ड्यू अप्रूव ही नहीं हुआ है. इज दिस अ स्टैट्यूटरी ड्यू? क्या एक्ट के तहत उसको पे करना बनता है? ये तो पहली बार में ही आउट हो गया, ये स्टैट्यूटरी ड्यू ही नहीं है, तो रिपोर्ट क्यों करेंगे. नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स. क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? हाँ जी, ये स्टैट्यूटरी ड्यू. अमाउंट कितना है? 2 लाख. 31 मार्च 2022 को ये पे हो गया. अगर 31 मार्च सुबह सुबह ये पे हो चुका है तो डू यू थिंक दिस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ मार्च? दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ मार्च. इसका रिपोर्टिंग नहीं करेंगे. ठीक है. एंड अगर ये आउटस्टैंडिंग नहीं भी होता ना गाइस, ये एग्जैक्ट 6 months है. एग्जैक्ट 6 months, सितंबर से लेकर के मार्च तक. और हमको पीरियड चाहिए, पीरियड मोर देन 6 months, फिर भी ये रिपोर्टिंग में नहीं आता. समझ में आए हो? पक्का श्योर? अगर मैं आपको कह देती कि पेमेंट इज मेड ऑन अप्रैल, तो भले पेमेंट अप्रैल में हुआ है बट आउटस्टैंडिंग पीरियड इज 6 months अप टू द 31st ऑफ मार्च. हमको 6 months नहीं, हमको पीरियड आउटस्टैंडिंग कितना चाहिए? मोर देन 6 months. नीचे समझे. नेक्स्ट, स्टेट कॉर्पोरेशन के वाया इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हुआ है आपकी फैक्ट्री के लिए, क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? नहीं, ये कोई एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं है. तो ये यहीं पे समाप्त हो जाता है, रिपोर्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जो ये आपको आगे पीछे डेट्स और ऑडिट रिपोर्ट डेट दिया था वो सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया था. इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट स्टैट्यूटरी ड्यू. नेक्स्ट, ये जो बॉन्डेड वेयरहाउस पे गुड्स रखे हुए हैं उसका इंटरेस्ट वगैरह जो जमा हुआ है, ये रेंट और ये सर्विसेज, मतलब जो इंटरेस्ट और चार्जेस जो जमा हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी ड्यू अंडर सेक्शन 61 ऑफ कस्टम्स. ठीक है. सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू. ये कब ड्यू हुआ था? 28 अक्टूबर 21. दिस इज पेड ऑन
15 अप्रैल 22, मतलब 31 को ये आउटस्टैंडिंग था। यस, अब काउंट करो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या 6 महीने हो जाता है? क्या ये आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ है? अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने और 2 दिन के आसपास। क्या ये मोर देन 6 मंथ्स हुआ? नहीं हुआ, हेंस इसका रिपोर्टिंग नहीं करना है। बोलो, एज पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर यू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनीथिंग अंडर क्लॉज नंबर 7A? क्या ये मेंशन करना है अंडर क्लॉज नंबर 7A? नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। क्लियर? सुपर डुपर क्लियर। चलो, सो दैट वाज अबाउट दिस थिंग। नोट्स में भी मैंने काफी सारी चीजें आपको कवर अप करके रखी है, दिस एंड हाँ, देखो, वार्तालाप को झगड़ा झगड़ी नहीं कहते। अ म्योर रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ डिस्प्यूट। सो अगर आपको केसेस में ऐसा आता है कि कंपनी ने कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल किया है टू वेव ऑफ, थोड़ी क्षमा याचना की है कि सर वी आर सॉरी, प्लीज वेव ऑफ द पेनल्टी एंड स्टफ, तो दैट इज नॉट डिस्प्यूट। खाली रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिस्प्यूट। नेक्स्ट आता है अनरिकॉर्डेड इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट न्यू क्लॉज ऐड हुआ है कारो 2020 में। अनरिकॉर्डेड इनकम का मतलब होता है इनकम टैक्स के हिसाब से आपको चेकिंग वगैरह करके रिपोर्ट करना। सो वेदर एनी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट जब भी इनकम टैक्स ने सर्च किया तब उनको पता चला, अरे भाई ये पैसा कहाँ से आया आपके पास। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स have been the tax assessment under this surrendered and the income during the year of the tax are disclosed। मतलब कुछ उस साल का पैसा ऐसा है जिसके अगेंस्ट में आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिल रही है। टैक्स असेसमेंट के तहत आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिल रही है। तो whether the previously unrecorded income have been properly recorded in the books of accounts current year, पिछले साल का जो आपने पैसा जमा करके रखा था, पैसा ही पैसा होगा, वो पैसा आपने टैक्स नहीं भरा बट इनकम टैक्स को पता चल गया, तो वो अनरिकॉर्डेड इनकम क्या आपने करंट ईयर में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है, इसके बारे में आपको बताना है अंडर क्लॉज नंबर 8। नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 अगेन अ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्लॉज। इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट सा क्लॉज है। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेइंग द ड्यूज। अब देखो, क्लॉज नंबर 3 क्या था? हमने लोन दिया है, एडवांसेस दिया है। क्लॉज नंबर 9 क्या है? हमने पैसा लिया है एंड हमने डिफॉल्ट कर दिया है, रीपे करना है। ठीक है, सो वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट्स ऑफ द लोन्स और अदर बोरोविंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द लेंडर्स, इफ यस, तो हमको क्या मेंशन करना है? इफ यस, हमको मेंशन करना है पीरियड एंड अमाउंट। पीरियड एंड अमाउंट, ये दो चीज हमको रिपोर्ट करनी है। किस हिसाब से करनी है? पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को ऐसा टेबल शेड्यूल बनाना है कि नेचर ऑफ द बोरोविंग्स, नेम ऑफ द लेंडर्स, अमाउंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, मतलब ये ओवर ड्यू है, वेदर ये प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ डिले, डेज का डिले, एंड रिमार्क्स इफ एनी, कि काहे ऐसा हो गया। अब यहाँ पे भी हमारा 6 पॉइंट्स का डिस्क्लोजर है। जैसे 3 में 6 पॉइंट्स का था, वैसे ही 9 में 6 पॉइंट्स का डिस्क्लोजर। वेरी इंपॉर्टेंट। लेंडर वाइज डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। पहला, वेदर द कंपनी, ये हो गया ना पहला, ये वाला लेंडर वाइज डिटेल देना। अब बी, whether the company is declared as willful defaulter। what is willful defaulter? आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ये पढ़ रखा होगा कि अगर आपको कहीं भी willful defaulter मेंशन करके रखा है बाय एनी बैंक्स, तो उसके बारे में बताना कि यस, हमारा जो क्लाइंट है जिसका फाइनेंशियल्स हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, इसने पेमेंट नहीं किया है, भाई साहब इज डिक्लेयर्ड एज अ willful defaulter। whether the term loan, इसके ऊपर भी हमारे पास एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है गाइस, आई टेल यू। whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained, if not, the amount of the loan so diverted and the purpose for which it was used, that has to be reported। पहले ना गाइस, ये टर्म लोन का अमाउंट हम लोग अलग से रिपोर्टिंग करते थे कि whether the amount raised by the public is used for the purpose। यहाँ पे हम लोग आईपीओ के बारे में नहीं, लोन के बारे में बोल रहे हैं। हम लोगों ने बैंक्स के पास से लोन लिया, हमने कहा कि सर हमको एक्सपेंशन करना है,
हमने क्या कहा, हमको एक्सपेंशन करना है। अब एक्सपेंशन नहीं किया और हम लोगों ने कुछ दूसरे काम में लगा दिया ये पैसा, तो यू बीइंग ऑडिटर आपको ये ट्रेस करना है कि यार इन्होंने ये लोन लिया था, जो पर्पस था उसके लिए ये यूज नहीं हुआ है, उसके लिए ये यूज नहीं हुआ है, बट ये कहीं और यूज हो चुका है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ब्रिलियंट क्लॉज। टर्म लोन अगर आपने लिया है बट पेमेंट नहीं किया है, डाइवर्सिफाई कर दिया पैसा, पेमेंट तो छोड़ो डाइवर्सिफाई कर दिया। नेक्स्ट, whether the funds raised on the short term basis and has been utilized for a long term basis, तो आपको यहाँ पे क्लॉज 9D में रिपोर्ट करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए लिया कि हम लोग WIP वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री इसके लिए हम लोग पैसा लेकर के जा रहे हैं, बट हम लोगों ने यूज कर लिया फॉर लीज, फॉर फिक्स्ड असेट्स एक्सेट्रा, नहीं चलेगा। E, whether the company has taken any funds from the entity or the person on accounts to meet the obligations of its subsidiary, associates, joint venture, if yes, then हमको nature of transaction बताना होगा। हमारी एंटिटी ने अपने सब्सिडरी के लिए, अपने एसोसिएट के लिए या जेवीज के ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए अगर लोन दिया है तो उसका नेचर। whether the company has raised loan during the year on the pledge of securities held in which are held in subsidiaries, joint venture or associate, if yes, then you need to give the detail, and अगर default किया है तो you need to mention the amount of that loan। एक मिनट, ये हुआ क्या है समझो। ये है कंपनी गाइस, दिस इज कंपनी। कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लिया है, पैसा, और इनको गिरवी दिया है सिक्योरिटीज। क्या दिया है? सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज किनकी है? ये सिक्योरिटीज उनकी खुद की सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी की। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है इन सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी। तो इसके बारे में बोलना है कि अगर आपने ये सिक्योरिटी गिरवी रखी है एंड उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है एंड आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का, तो मानो या ना मानो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल जाने की संभावनाएं हैं, तो उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करना होगा। एवरीवन, इजी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल, ये मॉड्यूल में ही दिया हुआ क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन कर दे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो फोल्डर से मैंने ये क्वेश्चन ओपन कर लिया है आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 वी नीड टू रीड। ठीक है, T Private Limited paid up share capital and reserve less than 50 lakhs and it has no outstanding loan exceeding 25 lakhs from any bank or financial institution। ठीक, चल क्वेश्चन बैंक, ये ICAI का स्टडी मैट है गाइस। डायरेक्टली टेकिंग यू टू क्वेश्चन नंबर 7। A term loan was obtained from a bank for 80 lakhs for acquiring R&D equipments, out of which 15 lakh was used to buy car फॉर यूज ऑफ कंसर्न डायरेक्टर। अरे रे, टर्म लोन लिया क्यों था? R&D डिपार्टमेंट की इक्विपमेंट्स लेने के लिए। अब वो R&D डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हेड है, वो डायरेक्टर के लिए गाड़ी ले ली 15 लाख रुपए की। लुकिंग एट सच एक्टिविटी R&D डिपार्टमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हाउ वुड यू रिपोर्ट दिस अंडर कारो 2020? टर्म लोन जो पर्पस के लिए लिया उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, टर्म लोन जो पर्पस के लिए लिया उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 9C। क्लॉज 9C। टेकिंग यू बैक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सोल्यूशन में यहाँ पे लिख दो क्लॉज 9C। आंसर भी देख लेते हैं एक बार के लिए। यूटिलाइजेशन, हियर यू गो, यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन क्लॉज 9 पैरा 3 कारो 2020। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर आपने टर्म लोन लिया नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज स्टेटेड, इट विल बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 9C। वन मोर क्वेश्चन टू डू गाइस, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हियर यू गो, क्वेश्चन नंबर 12। What are the reporting requirements in the audit report under the Companies Act under CARO 2020? A fraud has been committed against the company by the vendor of the company, against the company by the vendor of the company। मेरे को सिर्फ कंपनीज एक्ट के हिसाब से बता दो कहाँ इसको रिपोर्ट करेंगे। वेंडर अगेंस्ट द कंपनी 120, यस वेरी गुड,
143 सबसेक्शन 12 में, जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि वेंडर के वाया भी अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो ऑफिसर्स इन्वॉल्व ही होंगे, कारों में भी ये रिपोर्ट होगा। एज वेल एज द कंपनी हैज कमिटेड मेजर फ्रॉड और इट्स कस्टमर, कंपनी ने फ्रॉड किया है तो ये 143 में रिपोर्टिंग नहीं होगा, इसका रिपोर्टिंग कारो 10 में ही होगा। गॉट इट? पक्का श्योर? चल, तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वेरी क्लॉज। यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लॉज नंबर 9। नाउ मूविंग टू क्लॉज नंबर 10। या क्लॉज नंबर 10, देखिए गाइस, अब तक के लिए हम लोग बोरोविंग्स के बारे में बात कर रहे थे, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात कर रहे थे। इफ इट ऑल द कंपनी इफ इट ऑल द कंपनी हैज रेज्ड फंड्स वाया आईपीओ या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, आईपीओ लाया है, पब्लिक इशू हुआ है या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, सो द मेजर पर्पस फॉर यू टू चेक इज कंप्लायंस हुआ है फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड। सेकेंड, जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है तो क्या ये प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए इशू किया है। सो हमेशा ध्यान रखें, पहले कारो 2016 में ये फंड्स जो रेज होते थे उसके अलग अलग क्लॉजेस थे, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, पहले ये अलग अलग क्लॉज में रिपोर्टिंग होते थे। अब इन दोनों का रिपोर्टिंग हो रहा है एक ही क्लॉज में, दैट इज क्लॉज नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। आपको रिपोर्ट करना है इफ एट ऑल द फंड्स आर रेज्ड एंड नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस। नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस, तो आपको यहाँ पे ये चीजें मेंशन करनी होगी। एप्लीकेशन ऑफ द मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। इफ एट ऑल द मनी इज रेज्ड बाय द इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या, डिबेंचर्स इशू करके फंड्स रेज करवाए हैं, डिबेंचर्स विल बी इंक्लूडेड अंडर क्लॉज 10, ना कि टर्म लोन। ठीक है, टर्म लोन कहाँ इंक्लूड हो रहा था, क्लॉज 9 में। एंड इफ एट ऑल दे हैव नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा। बी पार्ट में आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेम पर्पस यूज करना है एज वेल एज कंप्लायंसेस विद द प्रोविजंस चेक करना है कि वेदर दे आर कंप्लाइंग विद द लॉ एंड ये लॉ के हिसाब से ही इशू हुआ है कि नहीं। इफ नॉट देन यू नीड टू प्रोवाइड द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है गाइज, अंडरलाइन दैट। क्या क्या सिक्योरिटीज है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी, शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारा चीज आपको मेंशन करना है। पर्पस क्या था, टोटल अमाउंट क्या है, अनयूटिलाइज्ड बैलेंसेस कितना है, अमाउंट कहाँ पे यूज हुआ है, बैलेंस शीट डेट और कुछ रिमार्क लिखना है। तो मैम क्या हमको डिस्क्लोजर्स वगैरह के या फिर रिपोर्टिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्या? हो सकता है गाइस कि दे कैन आस्क यू वो क्वेश्चन विथ रिगार्ड्स टू द रिपोर्टिंग कि किस किस एरियाज में आपको रिपोर्टिंग करना। नेक्स्ट, funds raised for expansion used for the repayment of loan will be reported under clause number 9 या फिर क्लॉज नंबर 10। बेसिकली देखो क्या है ये फंड्स रेज्ड फॉर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फंड्स रेज्ड फॉर एक्सपेंशन, राइट। आपने आईपीओ या एफपीओ किया है एंड आपने बोला है कि आपने इसको यूज कर दिया है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो क्लॉज 10 में रिपोर्टिंग होगा, ना कि रीपेमेंट ऑफ लोन वाले क्लॉज में। ठीक है, ना कि क्लॉज नंबर 9 में। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट इज फ्रॉड, दिस इज अ बिग वेरी वेरी बड़ा वाला क्लॉज जिसको रिपोर्ट करना होता है। क्लॉज नंबर 11, क्लॉज नंबर 11 क्या बात करता है गाइस, क्लॉज नंबर 11 बात करता है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, यू रिमेंबर दैट एक चार्ट मैंने आपको बना करके दिखाया था एंड दैट चार्ट वाज हैविंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग विथ रिगार्ड्स टू, yes, with regards to fraud. I'll take you through that chart guys, just give me a minute.
Yes. So here you go. This is a kind of ऑथर्स नोट कि जहाँ पे कारो 2020 में आपको रिपोर्टिंग कब करना है. कारो 2020 में अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो किसको रिपोर्टिंग करना है? ये रिपोर्टिंग करना है मेंबर्स को. स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा. एंड हाँ, किस स्थिति में आपको ये रिपोर्टिंग करना है? व्हेन द फ्रॉड इज नोटिस्ड और द फ्रॉड इज रिपोर्टेड. दूसरी बात, अगर ये फ्रॉड किसने किसके साथ किया है, कंपनी ने कोई पार्टी के साथ किया है या फिर ऑफिसर या एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ किया है. द फ्रॉड इज कमिटेड बाय एनीवन अगेंस्ट एनीवन, ऑफिसर और एम्प्लॉय अगेंस्ट द कंपनी, या कंपनी हैज कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी, आपको रिपोर्टिंग करना होगा. मैम अमाउंट के बारे में कुछ लिमिट था क्या? नहीं, देयर इज नो लिमिट व्हेन इट कम्स टू अमाउंट. अमाउंट के रिगार्ड्स में कोई भी लिमिट नहीं है, आपको रिपोर्टिंग करना ही होगा. इतना समझता है? पक्का? मैम वेंडर ने अगर कंपनी के अगेंस्ट में फ्रॉड किया, आई टोल्ड यू ये यहाँ पे भी रिपोर्ट होगा, यहाँ पे भी रिपोर्ट होगा. इसके अलावा यस, तो यहाँ पे मैंने आपको चीजें समझा दी. व्हेन एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी इज नोटिस्ड और रिपोर्टेड, द अमाउंट एंड द नेचर इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड. दूसरा पॉइंट, अब ये दोनों ही चीजें एडिशन में है. दूसरा पॉइंट, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने या फिर कोई भी प्रकार के ऑडिटर ने 143(12) के तहत एडीटी 4 फाइल कर लिया है, क्या फाइल किया है? एडीटी 4 फाइल किया है, देन उसके बारे में भी आपको रिपोर्टिंग करना होगा. मैम एग्जाम्पल, आई एम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ही इज द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी. कोई साइड में पर्सन है, ही इज अ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी. वो पर्सन ने एडीटी 4 फाइल किया है अंडर सेक्शन 143(12). अब क्वेश्चन ये उठता है, आई बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या मुझे उन्होंने जो फाइल किया एडीटी 4 उसके बारे में उल्लेख करना है? हाँ, वी विल हैव टू रिपोर्ट अबाउट द फॉर्म फाइल्ड बाय एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 143(12). नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स. व्हाट इज विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स? समझो, विसल ब्लोअर इज अ मैकेनिज्म जहां पे कंपनी कि कोई मतलब दिस इज अ पॉलिसी विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट ओपन अंडर ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो. तो कंपनी क्या करती है, सी फॉर एग्जाम्पल हमारा बड़ा कंपनी, हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोगों ने एक पॉलिसी जाहिर की है कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ चीजें गलत लग रही है, यू डायरेक्टली इमीडिएटली कम टू मी. एक्चुअली हुआ क्या, ये जो भाई साहब है ना, ये जो भाई साहब है, ये एक नंबर के फ्रॉडुलेंट भाई साहब है. इन्होंने फ्रॉड किया है, बट बाकी सबको पता होने के बावजूद वो मेरे पास आते नहीं है बताने के लिए कि ये भाई साहब ने फ्रॉड किया. मैम क्यों? खतरनाक है ये भाई साहब. एक बार अमित आया था मुझे बताने. अमित कौन? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे होनहार इंसान. वो आया था मुझे बताने कि अरे मैम वो जो मिस्टर एक्स है ना, RDX, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है. उसके 2 दिन बाद अमित का ऑफिस में आना बंद हो गया. मैम क्यों? बाहर जाकर के पीटा था उसको. दे धनाधन. अब बोलो, उस डर से ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंसान हमें ये नहीं बताता कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, गलत हुआ ना. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, हम लोग एक पॉलिसी जाहिर करते हैं कि आपको कहीं पे भी कुछ लगे ना गलत हो रहा है, आप सीधा मुझे आकर के बताओ. आई विल कीप इट सीक्रेट. मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे किसने इंफॉर्मेशन दिया है. सो इस इंफॉर्मेशन मतलब ये मैकेनिज्म के वाया अगर ऑडिटर को कुछ पता चला है कि कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है, तो कितनी कंप्लेंट्स आई वो आपको कारों में मेंशन करना. मैम नाम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. सो ना समझो, whether the auditor has considered whistleblower complaints, if any, received during the year by the company. You get that? पक्का श्योर? अब आगे. ऑल्सो रेफर 240, 143(12). मैं आपको क्रॉस लिंकेजेस के लिए लेकर के गई थी. The fraud committed by the vendor against the company will be reported under CARO as well as under 143(12). इसका MC अभी क्वेश्चन भी पढ़ा करके आ गई हूँ मैं. Fraud committed by the company against the customer will be only reported under CARO. समझ में आया? ये अभी क्वेश्चन पढ़ा करके आई, क्वेश्चन नंबर 12. डन. चल अब आगे निधि कंपनीज के बारे में रिपोर्टिंग. गाइस ये निधि कंपनी का जो रिपोर्टिंग है ये पहले भी था अभी भी है. क्लॉज नंबर 12 में आपको क्या रिपोर्टिंग करना है समझिए. इफ एट ऑल द कंपनी यू आर ऑडिटिंग इज अ निधि कंपनी, मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ NBFC, आपको रिपोर्ट करना होगा अबाउट the ratio of net own funds to deposits. The ratio should be 1:20. The ratio should be 1:20. मतलब
कोई भी निधि कंपनी हो, उनका जो रेशियो होना चाहिए अबाउट नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट, ये होना चाहिए 1:20, इसका रिपोर्टिंग करना है। एज वेल एज whether the needy company is maintaining 10% unencumbered term deposit. What is unencumbered term deposit? Unencumbered term deposit का मतलब होता है without any charge or collateral. Without any charge or collaterals. सो इन दोनों ही पैरामीटर के बारे में आपको जज करना है फॉर निधि कंपनी। पहला क्या जज करेंगे? द रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स वर्सेस डिपॉजिट, खुद का पैसा वर्सेस लोगों का पैसा। खुद अगर 20 रुपया मार्केट से ले रहे हो, 1 रुपया खुद का इन्वेस्ट करना बनता है बॉस, ठीक है? दैट हैज टू बी 1:20 एंड सच निधि कंपनी शुड मेंटेन एटलीस्ट 10% unencumbered term deposit that is free from any charge, which has to be open for the depositors. And whether there has been any default in payment of interest on deposits, repayment for any period, अगर हाँ तो आपको यहाँ पे इसके बारे में नोटिंग रिपोर्टिंग करना होगा। ये पहले भी था गाइस, ये अभी भी है, नथिंग चेंज। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। देखो गाइस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिलेटेड पार्टीज, ये रिलेटेड पार्टीज वो लोग होते हैं जिनके साथ हर बार मैनेजमेंट मिल करके फ्रॉड कर सकता है। यू नो पार्टनर इन क्राइम, यस, कोई ना कोई तो होगा जिनके साथ मिल करके क्लास बंक की है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटेड पार्टीज, पहले तो डेफिनेशन समझ लो। रिलेटेड पार्टीज में कौन आते हैं? मैंने आपको कंपनीज एक्ट में समझाया था। वेरी गुड। रिलेटेड पार्टीज में आते हैं आपके लीनियल असेंडेंट, दैट इज मॉम, डैड, फादर, मदर। लीनियल डिसेंडेंट, सन, डॉटर, सिबलिंग्स, दैट इज ब्रदर, सिस्टर। और दिल में बसी या फिर दिल में बसा वो स्पाउस, इंक्लूडिंग स्पाउस ऑफ योर लीनियल डिसेंडेंट एज वेल एज ऑल योर स्टेप रिलेशंस। ये तो हुआ बच्चों आपका इंडिविजुअल के रिगार्ड्स में रिलेटेड पार्टी, ठीक है? एक्सक्लूडिंग स्टेप डॉटर, नो स्टेप डॉटर। बट अगर कंपनी के रिगार्ड्स में मैं रिलेटेड पार्टीज मानने जाऊं तो कौन आता है? वहां पे आते हैं आपके होल्डिंग, आपकी सब्सिडरी, आपकी एसोसिएट, आपकी जेवीज, directors as well as relative of directors. So there are two sections when it comes to related party, 276 as well as 277, which talks about related parties and the definition of related party. अब देखो आपको क्या देखना है। You being auditor as per clause number 13 will have to report about the transactions with related party. Transactions with related party का क्या मतलब होता है? एक बार हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है स्टाइलस बेचने का। सो वन ऑफ माई सिबलिंग केम टू मी, मेरा छोटा भाई आया मेरे पास और मुझे कहता है कि दीदी मुझे स्टाइलस की ज़रूरत है। मैंने कहा ले जा, क्या दिक्कत है, अपनी कंपनी है, कितनी चाहिए बता। तो मुझे लगा एक लेकर के जाएगा। बोलते मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मेरे को 100 चाहिए। मैंने कहा उत्तरी, ऐसा दिल में दर्द दर्द तो हुआ, बट फिर मैंने कहा कि ठीक है, अपना ही भाई है। मैंने कहा ले जा छोटे, 100 स्टाइलस इंटू ₹8,000 ईच, कितना रुपया होता है? 8 लाख रुपया। अब छोटे भाई से तो मैं पैसे लेने से रही। मुझे बताओ, ये जो विदाउट कंसिडरेशन मैंने ट्रांजैक्शन किया है मेरे रिलेटेड पार्टी के साथ, इज दैट थिंग इन फेवर ऑफ द कंपनी या फिर इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? मेरे शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे? मैम भाई आपका है, हमारा थोड़ी। राइट और रॉन्ग? सो व्हेनेवर इट टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, आपको चेक करना है compliances with section number 177 and 188, wherein they have given us the maximum amount, the highest amount, जितने अमाउंट के साथ रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैम इफ इट ऑल वी आर एक्सीडिंग दैट लिमिट, देन तो फिर हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, ठीक है? सो दैट कंप्लायंस इज टू बी चेक्ड। आपको ये भी देखना होता है कि हाउ देयर रिलेटेड पार्टीज आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, based on the procedures performed by the auditor, if auditor comes across any kind of non-compliances, you need to verify कि nature of related party, nature of transaction,
अमाउंट इन्वॉल्व एंड एनी काइंड ऑफ डिटेल्ड रिमार्क्स कि भाई क्यों हुआ ये नॉन कंप्लायंसेस. एवरीवन फॉर श्योर एकदम परफेक्ट चोको लागे. सो देयर यू कंप्लीट द रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज नंबर 13. अब आगे बढ़ते हैं विथ द रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज नंबर 14. सो ए, क्या रिपोर्टिंग करना है आपको इस क्लॉज में, क्लॉज नंबर 14 में. क्लॉज नंबर 14 टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिट सिस्टम. ये जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है ना, मैंने आपको कंपनीज एक्ट में, कंपनी बनाती है इंटरनल कंट्रोल. आई टोल्ड यू दैट द कंपनी डिजाइन्स, implements and maintains internal control system. तो being an auditor आपको यही वेरीफाई करना है whether the company has adequate internal audit system. ये था हमारा SA 315. एंड दूसरा, as per section number 138, company also appoints an internal auditor. also कंपनी के पास होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इसी इंटरनल ऑडिट फंक्शन को ऐसे 610 में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर यस यूज कर सकता है. सो ऑल इन ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर द कंपनी हैज अप्रोप्रिएट इंटरनल ऑडिट सिस्टम. कंपनी ने इंटरनल ऑडिट के लिए एक अप्रोप्रिएट फंक्शन और सिस्टम बना करके रखा है विच इज कमेंसुरेटिंग, विच इज इनफ एज पर द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. इसके बारे में रिपोर्टिंग करना. दूसरा, वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये जो अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 138, इस ऑडिटर में से जो भी कंसिडर, से फॉर एग्जांपल ही इज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ये बंदा, ये जो इंटरनल ऑडिटर है ऑफ द कंपनी, ये जो बंदा है, इसने कंपनी के इंटरनल ऑडिट फंक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी बता करके रखी है. अगर इन्होंने कंपनी के बारे में कुछ गड़बड़ी बता करके रखी है, क्वेश्चन ये उठता है कि गाइज ये जो बंदा बोल रहा है, क्या वो ये भाई साहब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, या ये भाई साहब उसको चेक वेरीफाई करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे? अगर हाँ, तो इस स्टैट्यूटरी भाई साहब को, इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्लॉज नंबर 14 में अपने रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि हाँ, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी चीज बताई थी उसको हमने कंसिडर किया है. जो भी चीज बताई, जो भी आपने कंसिडर किया, वो रिपोर्ट करना होगा. क्लॉज नंबर 14 ए एंड बी. अब आता है क्लॉज नंबर 15. क्लॉज नंबर 15 इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन. आपने वो वाला गाना सुना है, जूते दो पैसे लो. अभी जूते दो पैसे लो वाला रिक्वायरमेंट है ना गाइस, दैट पैसा मेक्स द ट्रांजैक्शन मॉनिटरी. बट अगर जूते दो के बजाय जूते लो होता, लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता, बार्टर होता, दैट बार्टर इज नोन एज नॉन कैश ट्रांजैक्शन. अब वापस आता, when we talk about non cash transactions, कंपनी अगर डायरेक्टर्स के साथ, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपनी, अगर कंपनी ने कोई डायरेक्टर के साथ, इस डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है, मतलब पैसा कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इन्होंने कार दिया तो इन्होंने सर्विसेज दे दी, हो सकता है ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है इन दोनों के बीच में, तो फिर आपको ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में मेंशन करना है एंड ये चेक करना है कि whether the provisions of section number 192 is being complied with or not. Everyone, easy. ये आपको रिपोर्टिंग करना होता है. ये पहले भी था 2016 वाले क्लॉज में, अभी भी. अब आगे, मार्केट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्लॉज नंबर 16. क्लॉज नंबर 16 when it talks about registration with RBI, क्या बात करता है? रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई. अब किसको लेना है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, समझो. अगर ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज अ बैंकिंग कंपनी, ये कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी है तो कौन से एक्ट के अंदर वो रजिस्ट्रेशन लेगा? बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बराबर. ओके. ये जो कंपनी है वो है इंश्योरेंस कंपनी, तो ये किस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा? इंश्योरेंस रेगुलेशन, इंश्योरेंस एक्ट, IRDA के पास से रजिस्ट्रेशन लेगा. अब देखो, ये जो कंपनी है, ये ना फुल्ली बैंक है, ना फुल्ली इंश्योरेंस कंपनी है, बट ये कंपनी फाइनेंसिंग का काम कर रही है. अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसी कंपनी जो है, जो फाइनेंसिंग का काम कर रही है बट बैंक नहीं है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ? आरबीआई एक्ट आता है पिक्चर में, और आरबीआई एक्ट कहता है ऐसी कंपनी को हम कहेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC.
इस एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट। कहाँ पे? 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट। अब ये जो आरबीआई एक्ट के तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, 45IA के तहत जो रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ पे लिखना होगा कि वेदर एनबीएफसी जिसका ऑडिट आप कर रहे हो, इस ऑडिटर ने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं। पॉइंट नंबर 2 इतना हो गया। चलो किताब में चले। Whether the company is registered under 45IA NBFC. Next वाला point. Whether the company has conducted non-banking financial or housing financing activity without a valid certificate of registration. हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जिसने रजिस्ट्रेशन ना लिया हो बट उन्होंने कोई फाइनेंसिंग का काम किया है, तो उसका रिपोर्टिंग करना। फिर हम लोग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं। वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC as per the definition given by RBI Act RBI, if so क्या वो CIC बनने के सारे लक्षण को पूरा करता है? Whether it continues to fulfill all the criteria of CIC in case a company is exempted or unregistered CIC. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बेसिकली ये आपको तभी समझेगा when you will be studying audit of NBFCs. ऑडिट ऑफ NBFCs में गाइज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आगे, हर NBFC को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको एग्जाम्पशन मिल रहा है बट दैट एग्जाम्पशन इट विद रिगार्ड्स टू फुलफिलमेंट ऑफ सच क्राइटेरिया। मैम नहीं समझो। मैंने बोला दिस इज अ NBFC। अगर इस NBFC को आपने कुछ कंडीशन दे दी, आपको RBI एक्ट आपने कुछ कंडीशन दे दी कि ये कंडीशन फुलफिल करो, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना समझे? तो अब ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या ये NBFC जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो सारी की सारी क्राइटेरियाज फुलफिल कर रही है या नहीं। गेटिंग दैट? तो दैट इज पॉइंट नंबर C. सो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरियाज इन केस द कंपनी इज exempted or unregistered CIC. Next one, where a group company, whether group has more than one CIC, एक group company has more than one core investment company as a part of the group. If yes, तो ग्रुप में कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके बारे में नंबर मेंशन करना। से फॉर एग्जांपल कोई एक फाइनेंसिंग बिजनेस है, ये पूरे फाइनेंसिंग बिजनेस में 3 CIC है, तो आपको मेंशन करना कि ये जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्या? होल्डिंग, सब्सिडरी, पेरेंट, एसोसिएट, ये जो पूरा ग्रुप है उसमें कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो ये क्लॉज एकदम ही नया ताजा गर्मा गर्म ऐड हुआ है। पहले सिर्फ इतना हुआ करता था रिपोर्टिंग करने के लिए, अब ये तीनों पॉइंट एडिशनली ऐड किए हैं एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। समझा है? पक्का? डन। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लॉज नंबर 16। अब आगे बढ़ते हैं क्लॉज नंबर 17 की ओर। क्लॉज नंबर 17, clause number 17 talks about cash loss, where the company has incurred any cash loss for the financial year in the immediately previous year, in the immediately preceding year, if yes तो आपको cash loss के बारे में mention करना। मैम what is cash loss? बच्चों the loss from which is in monetary terms, जहाँ पे हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन को नहीं कंसिडर करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, जो नॉन कैश एलिमेंट है, अक्रूवल वाला कैश नहीं, सॉरी अक्रूवल वाला लॉस नहीं, कैश वाला लॉस, जहाँ पे आप कुल नगद में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने पैसों रोकड़ा कितना पैसे का नुकसान हुआ कंपनी को। सो दैट कैश लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट इज, ये सारे के सारे क्लॉज एडिशनली ऐड हुए, इट वाज नॉट देयर इन द प्रीवियस कारो 2016 वाला रिपोर्टिंग, is newly introduced as per Caro 2020 वाला रिपोर्ट। Considerations of the issues raised by outgoing auditor। अब ये देखो, ये समझने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ, समझो। ये है हमारे मिस्टर प्यारेलाल। ये प्यारेलाल भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, एंड यू वेरी वेल नो रेजिग्नेशन के टाइम पे ऑडिटर को फाइल करना होता है फॉर्म नंबर ADT 3।
अब ये रिजाइन करके गए। मैम क्यों गए? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था इनका स्कोप लिमिट कर रहा था, उनको काम करने नहीं दे रहा था, कोऑपरेशन नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन कुछ नहीं। अब उनकी जगह पे अपॉइंट किया है हमने मिस्टर नटवर लाल को। मिस्टर नटवर लाल। अब ये जो नटवर लाल जी है, इनकी रिक्वायरमेंट होगी टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 18 अबाउट व्हाट, whether there has been any issues of the statutory auditor during the year. If so, whether the auditor has taken the appropriate considerations, the issues, objections and the concerns raised by the outgoing auditor. जो पिछला ऑडिटर जा रहा था, इन्होंने जो कंसर्न्स रेज किए हैं ये इनको पता है। ऑल्सो सेकेंड पॉइंट, आउटगोइंग ऑडिटर का मतलब होता है जहां पे इनका टर्म खत्म हो गया है एंड इनको अपॉइंट किया है। सो व्हाट ही हैज टू रिपोर्ट कि इन्होंने कोई प्रॉब्लम्स फेस तो नहीं की, एंड सेकेंडली जो इन्होंने कोई इशू या कंसिडरेशन ऑब्जेक्शन बताया हो तो उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट करना। सो वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, एंड और इफ सो whether the auditor has taken into consideration the issues, the objections, the concerns raised by the outgoing auditor. Next, very important, existence of the material uncertainty for as a company to pay the liability, to meet the liability. इसका मतलब क्या है समझो। हम लोग कई बार कैश लॉसेस वगैरह फेस करते हैं एंड अब हमको लगता है कि यार हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारी लायबिलिटीज को पे कर सकें। अगर कंपनी दुविधा में है कि कंपनी इमीडिएट लायबिलिटीज पे नहीं कर पाएगी, तो उस मटेरियल अनसर्टेनिटीज के बारे में आपको लिखना। ऑल इन ऑल अगर आप समझ रहे हो तो दिस, एक मिनट है, कौन सा क्लॉज था अपना? दिस इज गोइंग कंसर्न क्लॉज। यस, यहाँ पे लिखो इट इज गोइंग कंसर्न। सो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज एजिंग, बहुत पुराने डेटर्स हो गए, पैसे आने की बिल्कुल चांसेस नहीं, क्रेडिटर्स आकर के सिर पे खड़े हैं, पैसा दे दो, एजिंग ऑफ डेटर्स हो रहा है, एजिंग ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है, बहुत सारा पैसा मार्केट में अटका हुआ है, फाइनेंशियल रीजन से आपको लग रहा है कि यार मुझे पैसा आ नहीं रहा है, मैं पे कैसा करूंगा। नाउ दैट इज व्हाट हम लोगों को बीइंग ऑडिटर, हमको ये नॉलेज एक्नॉलेज करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका कुछ ओपिनियन है क्या इस स्टैंड पे। आई फोरसी कि आप लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाओगे। एंड मैम कितने साल तक आप फोरसी कर रहे हो? जस्ट अप टू द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। On the basis of the financial ratios, aging and expected dates of realization of the financial assets, the payments of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, auditor को acknowledge हो रहा है, auditor's knowledge of the board management plans, whether the auditor is of the opinion that there are no material circumstances या फिर there exist circumstances no material uncertainties as on the balance sheet date, as on the date of audit report, that the company is capable of meeting the liabilities। मतलब हम लोगों को लग रहा है कि ठीक है कंपनी पे कर पाएगी, चंगा, कंपनी पे नहीं कर पाएगी फिर भी रिपोर्ट करो। एंड व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन द पीरियड 1 year फ्रॉम द बैलेंस शीट, मतलब हम लोगों को क्या रिपोर्ट करना है कि कंपनी गोइंग कंसर्न में है, 1 साल तक अपनी लायबिलिटीज चुका पाएगी। अगर नहीं चुका पाएगी, हमको अनसर्टेनिटीज लग रहा है, फिर भी रिपोर्ट करो। ठीक है, सो लायबिलिटीज पे कर पाएगी, एंड दूसरा एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट जो है वो तो कर ही पाएगी, दूसरा 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, नेक्स्ट ईयर और 1 साल पूरा खींच लेगी। तो इतना फोर्सी करके हम लोगों को क्लॉज नंबर 19 में से रिपोर्टिंग करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है ना, दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी वेल मिक्स्ड विद
ऐसे 570 का प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग एज पर कारो। तो आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि XYZ ऐसा कंपनी है, यू आर एक्टिंग एज एन ऑडिटर फॉर द कंपनी, यू फोरसी की कंपनी के पास कोई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस, ये ना वो ना, एज एन ऑडिटर हाउ विल यू डील विद दिस। सो आपको प्रोसीजर्स लिखना है एज पर 570 व्हाट आर द प्रोसीजर्स, इंडिकेटर्स, रिपोर्टिंग, एंड देन नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको ये भी मेंशन किया जाएगा कि हाउ एज एन ऑडिटर विल यू रिपोर्ट दिस अंडर कारो। तो यू विल रिपोर्ट दिस अंडर कारो, पैरा 390, ठीक है, एंड 1 ईयर कैन बी आस्क्ड एज MCQ। अब आगे द सेकेंड लास्ट क्लॉज फॉर कारो, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट CSR अमाउंट। वेट गाइस, डू यू रिमेम्बर मैंने आपको सेक्शन नंबर 135 पढ़ाया था? यस, 135 के केस में आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड कि आपको यस 135 के केस में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज द फंड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो आपको ये सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना है, बट अगर 2% बहुत ही बड़ा सम हो जाता है एंड दैट रिमेन्स अनस्पेंट, तो आपको ये एक अनस्पेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके रखना होता है पैसा। बस उसी के बारे में रिपोर्टिंग करना है कि अगर आपने कोई भी कंपनी का ऑडिटिंग किया, उनको CSR के तहत XYZ अमाउंट यूटिलाइज करना था, अगर उन्होंने यूज कर लिया चंगा, अगर उन्होंने यूज नहीं किया तो क्या वो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है? देखिए, so whether in respect to ongoing projects the company has transferred the unspent amount to the fund specified under schedule 7 of the act within the period of 6 months from the expiry of the financial year in compliances with section number 135, whether any amount remaining जो unspent account में remain रह जाता है in pursuant to ongoing project has been transferred to the special account in compliances with the provision। बेसिकली मैंने आपको 135 के केस में ये समझाया था गाइस। सो हियर यू गो, जस्ट अ मिनट, कंपनीज एक्ट, so this is 135। you remember this अनस्पेंट अकाउंट आपको ट्रांसफर करना था 135 के केस में। सो दिस इज द, देखो CSR एक्टिविटी यूज करो, अनस्पेंट अकाउंट टू एक फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का 30 डेज के अंदर अंदर अनस्पेंट सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो एंड ये यूटिलाइज हो जाना चाहिए विद इन 3 इयर्स। अगर नहीं हुआ तो उसको भी आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है। ये मैंने आपको टोटली यहाँ पे समझाया था। तो यहाँ की रिपोर्टिंग आपको करनी है अंडर क्लॉज नंबर यस 20। लास्ट क्लॉज, खुश तो बहुत होंगे आप चलिए लास्ट क्लॉज गाइस, लास्ट क्लॉज फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो। क्या चीज के बारे में रिपोर्टिंग करेंगे हम? या क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क इन कारो ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग। वेट, गोइंग बैक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पता है मैंने आपको बोला था दैट कारो नोट में वाला पॉइंट पढ़ाया था, कारो का 21st क्लॉज लास्ट क्लॉज के ऊपर CFS रिपोर्टिंग आएगा। तो ये ग्रुप कंपनीज के बारे में रिपोर्टिंग है। द क्वालिफिकेशंस और द एडवर्स रिमार्क इन द कारो रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज मतलब क्या? वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क in the respected auditors report by the respective auditors in the Caro report of the companies included for consolidation। मैम मतलब समझाती हूँ, ये जो कंपनी है इट इज अ पेरेंट कंपनी, इसकी सब्सिडरी है 3, चाइल्ड 1 लिमिटेड, चाइल्ड 2 लिमिटेड, चाइल्ड 3 लिमिटेड। चाइल्ड 3 लिमिटेड थोड़ा सा नटखट वाला कंपनी है। चाइल्ड 3 लिमिटेड के ऑडिटर ने अपने कारो रिपोर्टिंग में चाइल्ड 3 के बारे में बहुत ही ज्यादा क्वालिफिकेशंस दे करके रखा। आपको ऑडिटर ऑफ दिस पेरेंट कंपनी, आप जब भी पेरेंट कंपनी का कंसोलिडेशन करोगे तो चाइल्ड 1 लिमिटेड, चाइल्ड 2 लिमिटेड, चाइल्ड 3 लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज होंगे।
इस मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट जब भी आप बनाओगे, कारों का रिपोर्टिंग दोगे, तो एसएफएस की कारों में भी आपको लास्ट वाला क्लॉज ये देना है कि ये कंपनी जब भी कंसोलिडेशन कर रही थी ना, तभी हमको पता चला है चाइल्ड 3 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसके खुद के ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क्स दिए। क्या एडवर्स रिमार्क्स है वो आपको मेंशन करने हैं अंडर क्लॉज नंबर 21 पैरा 3 कारो 2020। समझ में आया? पक्का? चलो, so 21 qualifications or the adverse remark in Caro reporting of group companies. So whether there have been any qualifications or the adverse remark by the respective auditors in Caro reports of the company included in the consolidated financial statements. If yes, अगर ऐसा है, then the details of the company and the para numbers of the Caro report of the adverse remark वो हम लोग बताएंगे। हम लोग बोलेंगे कि चाइल्ड 3 लिमिटेड के पैरा नंबर सो एंड सो में उसकी खुद के ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिया है। एंड हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम लोग कोई एडवर्स रिमार्क देते हैं, द लास्ट पॉइंट सेज द रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड रिमार्क। वेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर कोई भी पैरा में कोई अनफेवरेबल या क्वालिफिकेशंस दिया है, वी हैव टू बैक इट विद अ सपोर्ट। हम लोगों को उसका रीजन बताना पड़ेगा। वी हैव टू स्टेट कि क्यों हम लोगों ने अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर दिया है। वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, जैसे कि फिक्स्ड एसेट हो गया, कोई इन्वेंट्री हो गया, उसके लिए हमारा कोई ओपिनियन आ ही नहीं रहा है, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव द सेम, तो हम लोगों को रीजंस देना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियन ऑन द ऑन दिस ग्राउंड्स। समझ में आता है? पक्का श्योर? 100% yes, totally. So guys, there you complete Caro 2020 का deep detail discussions.